गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। अपन आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसी के माध्यम से आवेगों का जो संचरण है वो पहुंचता है, अपनी जो संवेदनाएं हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। पिछले वीडियो में अपन ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने उसके पूरे भागों के बारे में पढ़ा था। वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होनी है पूरे नर्वस सिस्टम की, तो उसकी कोशिकाओं की जो क्रियात्मक इकाई है अपन उसके बारे में, या जो मुख्य कोशिका है नर्वस सिस्टम की उसके बारे में अपन ने पढ़ेंगे। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन की संरचना को अगर अपन देखें तो न्यूरॉन की संरचना को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका कोशिका काय, जिसको अपन बोलते हैं साइटोन। कोशिका काय या साइटोन, ये जो मुख्य भाग है इसका वो साइटोन कहलाता है। साइटोन है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार के कुछ कण मिलते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं निशल कण या निशेल के कण बोलते हैं। और इसके अंदर एक बड़ा केंद्रक मिलता है और केंद्रक के अंदर स्पष्ट केंद्रिका भी इसके अंदर पाई जाती है। इनमें क्रोमेटिन कण हैं वो भरे रहते हैं। कुछ कोशिकांग इसके अंदर मिल रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसके अंदर पाया जाता है। और जो निशल कण हैं वो उन कणों की अगर बात करें तो निशल कण सूक्ष्म कण हैं, जो ये अति सूक्ष्म कण होते हैं, जो क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होते हैं। ये संभवतया ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होती हैं। और दूसरा ये आर का एक व्यवस्थित रूप मानी जाती है। निशल कण है वो आर का एक व्यवस्थित रूप मानी जाती हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य रूप से कार्य करती हैं, और जो इनसे बनने वाली प्रोटीन्स हैं वो तंत्रिका या जो अपने जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसकी कोशिकाओं के अंदर वृद्धि में ये सहायक होती हैं। दूसरी अपन इसकी संरचनाओं की बात करें तो इसके अंदर गोल्जी काय है वो मुख्य रूप से इसके अंदर पाया जाता है, जिसके वेसिकल्स हैं उसके माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर है उनको बनाने के अंदर भी सहायता मिलती है। दूसरा, इसके अंदर जो एक कोशिकांग होता है सेंट्रोसोम है, ये महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। सेंट्रोसोम प्रारंभिक भ्रूणीय परिवर्तन जब होता है तो उसकी जो कुछ कोशिकाएं हैं उनकी एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स या न्यूरोब्लास्ट कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं के अंदर यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन के समय न्यूरोब्लास्ट कोशिकाओं के अंदर सेंट्रोसोम है वो पाया जाता है। लेकिन जैसे ही इनका जब ये पूर्ण विकसित हो जाती हैं और इनका विभेदन हो जाता है कोशिकाओं का, तो विभेदन होने के पश्चात या विशिष्टीकरण होने के दौरान ये सेंट्रोसोम है वो एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो जाता है। इसी वजह से विकसित न्यूरॉन के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, जो एक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे, सेंट्रोसोम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो इसके चारों ओर सूक्ष्म जो मेम्ब्रेन जो झिल्ली पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोलीमा। जैसे प्लाज्मा के चारों ओर मिलने वाले प्लाज्मा लीमा बोलते हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन है उसके चारों ओर मिलने वाली जो झिल्ली है उसको अपन बोलते हैं न्यूरोलीमा। गोल्जी काय के बारे में अपन ने बात कर ली, जो कि काफी विकसित रूप से इसके अंदर मिलता है। अब अपन बात करें इसके दूसरे भागों की, तो इस साइटोन यानी कि कोशिका काय या साइटोन है जिसको सोमा में बोलते हैं अपन, इसी से कुछ प्रवर्ध निकलते हैं।
जिसको अपन संरचना की दृष्टि से देखें तो अपन इसको 3 भागों में बढ़ते हैं, जैसे कोशिका काय हो गया है, द्रुमाश्म हो गया है और तंत्रिकाक्ष हो गया है। ठीक है, तो इसका वैसे तो अपन अगर पार्ट पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए तो अपन सेकंड पार्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे और थर्ड पार्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, जैसे एक पार्ट इसका ये हो गया है, दूसरा पार्ट अपन मानते हैं न्यूराइट्स। ध्यान रखेंगे, न्यूराइट्स पहला पार्ट कौन सा हो गया, कोशिका काय, और दूसरा कौन सा हो गया, न्यूराइट्स। न्यूराइट्स के अंदर अपन 3 संरचनाएं पढ़ते हैं, एक तो अपन डेंड्राइट्स, दूसरा अपन तंत्रिकाक्ष और तीसरा अपन कोलेट्रियल्स फाइबर्स यानी कि संपार्श्विक तंतु। तो इसकी संरचना को इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ होता है, तो अपन ध्यान देंगे आगे। अब अपन बढ़ते हैं दुर्माश्म। दुर्माश्म है वो ध्यान रखेंगे कुछ छोटे छोटे प्रवर्ध हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रवर्ध हैं जो साइटोन या कोशिका काय से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये आवेगों के संचरण को कोशिका काय की ओर लेकर आते हैं, यानी कि आवेगों का संचरण है वो इधर लेकर आने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। ये वातावरणीय उद्दीपनों यानी कि बाहर से जो भी सेल्स को उद्दीपन मिल रहे हैं उन उद्दीपनों को पहचान करना और उनके अंदर कुछ वांछित जो परिवर्तन करने होते हैं वो कार्य इनके माध्यम से किया जा सकता है, यानी कि डेंड्राइट से उनके माध्यम से किया जा सकता है। अब इसके बारे में अपन बात करें, अपन जो तीसरा पार्ट है इसका कौन सा, तंत्रिकाक्ष, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन है ये इस साइटोन या कोशिका काय से ही निकलने वाला एक लंबा प्रवर्ध होता है जो कोशिका काय से आवेगों को दूर ले जाने का कार्य करता है मुख्य रूप से। तो एक्सोन है वो एक बड़ा पार्ट है, यानी कि लंबा जो प्रवर्ध निकल रहा है उसे अपन बोलेंगे कौन सा, एक्सोन बोलेंगे। एक्सोन है इसके चारों ओर विशेष प्रकार का एक आवरण मिलता है जिसको अपन बोलते हैं माइलिन शीथ या माइलिन अच्छत। माइलिन अच्छत जिसके अंदर कुछ लिपिड जैसे स्पिंगोमाइलिन एक होती है आपकी स्पिंगोलिपिड्स, वो इसके अंदर भरी रहती है, जो इसके अंदर विद्युतीय जो मैं कहूँ इलेक्ट्रिक रूप से इसको क्या करते हैं, एक्सोन को इनहिबिट या संदमित किए हुए रखती है माइलिन अच्छत की जो परत है। दूसरा, इसके अंदर एक्सोन के अंदर कुछ ऐसे स्थल भी होते हैं जहां पर न्यूरॉन है वो नहीं पाई जाती है। ऐसे स्थलों को अपन बोलते हैं रेनवीयर की नोड, रेनवीयर की पर्वत संधि या क्या बोलेंगे, रेनवीयर के नोड, यानी कि ऐसे स्थल जहाँ पे न्यूरॉन के ऊपर ये जो एक्सोन के ऊपर माइलिन अच्छत नहीं है वो स्थल क्या कहलाएंगे, रेनवीयर की पर्वत संधियां। अत्यधिक पारगम्य होने के कारण, यानी कि ये रेनवीयर के नोड हैं, अत्यधिक पारगम्य होने के कारण आयनों का विनिमय इसी स्थल से होता है और उद्दीपनों को एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंचाया जाता है जिसमें ये सहायक होते हैं। यहाँ पर इस रेनवीयर की पर्वत संधि की वजह से ही एक विशेष प्रकार की मोमेंट जो आवेगों के अंदर होती है उसको अपन बोलते हैं वल्गी संचरण। वल्गी संचरण या अपन बोल सकते हैं इसको जैसे साल्टेटोरियल प्रोपगेशन या सीधा अपन बोले जिगजैग मूवमेंट है वो आवेगों के अंदर गति है और वो मिलती है, उनकी वल्गी संचरण है। इस प्रकार का आवेगों के अंदर गति है वो रेनवीयर के नोड के माध्यम से होती है। ये था इसका माइलिन अच्छत। माइलिन अच्छत की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी न्यूरॉन को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। ठीक है, एक पर जिसके अंदर नॉन माइलिनेटेड है, यानी कि जहाँ पे माइलिन अच्छत नहीं मिलता है तंत्रिकाओं के ऊपर, और एक होती है माइलिनेटेड जहाँ पर माइलिन अच्छत इनके अंदर मिलता है। दूसरी बात करें, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, श्वान कोशिकाएं, जो इस तंत्रिकाक्ष पर मिलने वाले माइलिन अच्छत के निर्माण के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको अपन न्यूरोलिमोसाइट्स भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, न्यूरोलिमोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में कुछ तंत्रिकाएं हैं जैसे एक्सोन है, वही पार्श्विक रूप से वृद्धि करके पेशियों से जुड़ते हैं जिन्हें अपन संपार्श्विक तंतु या कोलेट्रियल्स फाइबर कहते हैं। तो ये संपार्श्विक तंतु हो गए हैं। उसके बाद में एक्सोन का जो अंतिम भाग है वो
क्या करेगा, कुछ सिनेप्टिक बटन्स यानी कि सिनेप्टिक नोब है वो बनाएगा, जिसके माध्यम से तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो एक दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने दिखाया है, एक तंत्रिका कोशिका है वो दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के सिनेप्टिक जो नोब हैं या सिनेप्टिक एंड बटन्स जिसको बोल सकते हैं अपन, उनके माध्यम से ये जुड़ी हुई रहती हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के जुड़ने वाला जो स्थल है उसे अपन कहेंगे अंतर्ग्रथन या सिनेप्सिस कहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल साइंस की दृष्टि से भी, कि दो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनका जो संधि स्थल है वो कौन सा कहलाएगा, अंतर्ग्रथन या सिनेप्सिस कहलाएगा। हालांकि ये भौतिक रूप से संपर्कित नहीं होते हैं, यह आपके कुछ न्यूरोट्रांसमिटिक विदर के माध्यम से केमिकली रूप से ये कनेक्ट होते हैं और आवेगों का संचरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में अपन, ये तो पूरी हो गई अपने किसकी संरचना, न्यूरॉन की संरचना, कि न्यूरॉन के अपन ने 3 भाग पढ़ लिए हैं, कोशिका काय हो गया, दूसरा एक्सोन हो गया है, दूसरा दुर्माशम हो गया, तीसरा कौन सा हो गया है, एक्सोन हो गया है। इसके मुख्य मुख्य भागों के नाम आप ध्यान रखेंगे। 12th क्लास में प्रैक्टिकल के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, न्यूरॉन का डायग्राम आपको दिया जाता है चार्ट, जिसमें 8 नामांकन करने होते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो इसकी जो नेमिंग है वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करें जो तंत्रिका ऊतक है अपना, तंत्रिका ऊतक, उसमें मुख्य रूप से 2 संरचनाएं मिलती हैं। पहली तो अपन ने पढ़ ली है, कौन सी हो गई है, न्यूरॉन। दूसरी मिलती है यहाँ पे ग्लियल कोशिकाएं। कौन सी मिलेंगी, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ग्लियल कोशिकाएं। ग्लियल कोशिकाएं हैं ये, इन्हें अपन न्यूरोग्लिमा भी बोलते हैं अपन ग्लियल कोशिकाओं को। ये जो ग्लियल कोशिकाएं हैं ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु व गैंग्लिया के अंदर पाई जाती हैं। ग्लियल कोशिकाएं, ये कोशिकाएं आलंबन यानी कि सपोर्टिंग होती हैं, संकुचनकारी होती हैं और अतंत्रिकीय कोशिकाएं हैं होती हैं। न्यूरॉन से ये अपने से जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरॉन से ऑलमोस्ट 10 गुना ये अधिक पाई जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो तंत्रिका ऊतक के पोषण के रूप में व उत्सर्जन में सहायक होती हैं। यानी कि पूरा ऊतक है उसका जो उत्सर्जन और पोषण का कार्य है वो इन ग्लियल कोशिकाओं के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें, विभाजन की क्षमता इन कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। ब्रेन अगर डैमेज हो जाए, यानी कि मस्तिष्क का कोई पार्ट है वो अगर डैमेज हो जाए, तो उस भाग को फुलफिल या उस भाग को पूरा भरने का जो कार्य है वो इन ग्लियल कोशिकाओं के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर विभाजन मिल रहा है, जबकि अपना न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति की वजह से विभाजन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें अपन, ग्लियल कोशिकाएं हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। यहाँ पे 6 प्रकार की ग्लियल कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ग्लियल कोशिकाएं हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के रूप में मिलती हैं अपने को, 6 प्रकार से अपने को मिलती हैं। या अपन सीधा बोल सकते हैं न्यूरोग्लिया है, वो सामान्य रूप से 6 प्रकार से अपने को मिलती हैं। 4 तो मिलती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और 2 मिलती है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ये 2 पाई जाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये 4 पाई जाती हैं। बात करें अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो इसके अंदर पहले मिलती है एस्ट्रोसाइट, ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो एक तो पोटेशियम स्तर, यहाँ पे आयनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आवेगों के संचरण में, तो पोटेशियम आयनों का स्तर है उसको बनाए रखती हैं। मुख्य कार्य इसका पोटेशियम आयनों का स्तर है उसको बनाए रखना, और ब्रेन है उसको डेवलप करने के अंदर ये काम में आती है, यानी कि उसके ब्रेन की जो परिवर्तन है उसके अंदर ये सहायक होती है। मस्तिष्क के
परिवर्धन में ये सहायक होती हैं। उसके बाद में दूसरी कोशिकाएं होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। न्यूरॉन्स है वो अलग अलग जगह अलग अलग मिल रही है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन उपस्थित होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन अलग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स अलग मिलते हैं अपने को। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स मिलती हैं उनके चारों ओर न्यूरॉन के चारों ओर माइलिन आवरण का निर्माण या माइलिन आच्छादित का निर्माण करने का जो कार्य है वो करते हैं कौन सी? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनके बाहर की तरफ माइलिन आवरण का निर्माण है वो कौन करेंगे? अपनी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो करेंगे। उसके बाद में है नंबर 3 है माइक्रोग्लिया। ध्यान रखेंगे, माइक्रोग्लिया हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उपस्थित है। यानी कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव यानी कि कोई भी जीव है जीवाणु वगैरह प्रवेश कर जाएं तो उनका फेगोसाइटोसिस या उनका जो भक्षण है वो माइक्रोग्लिया के माध्यम से किया जाता है। इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है यहाँ पे। उसके बाद में है नंबर 4 आपकी इपेंडिमल सेल्स या इपेंडिमल कोशिकाएं हैं। वो क्या करती हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अपन ने कर पढ़ा था या प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य अपन ने पढ़ा था। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। उसके निर्माण व परिवहन या सीधा कहूं मैं परिसंचरण में सहायक होती हैं कौन सी? एपेंडिमल सेल्स। तो ये सेल्स तो कौन सी हो गई अपने किसकी? सेंट्रल नर्वस के अंदर मिलने वाली कौन सी? ग्लियल सेल्स हो गई है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कौन सी? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मिलने वाली सेल्स हैं उनके बारे में। इनके 2 सेल्स किसके अंदर मिलेंगे अपने की? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके अंदर पहली 2 अपन ने यहाँ पे इसके अंदर आया है कौन सी? स्वान कोशिकाएं जिसका दूसरा नाम न्यूरोलिमोसाइट्स होता है। ये जो न्यूरोलिमोसाइट्स या स्वान कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स की न्यूरॉन्स हैं यानी कि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन आवरण या माइलिन आच्छादित का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो न्यूरॉन्स हैं उनका निर्माण कौन करती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनके न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन आच्छादित का निर्माण कौन करती हैं? अपनी स्वान कोशिकाएं या न्यूरोलिमोसाइट्स। ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स उनका निर्माण कौन करता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनके न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन आच्छादित का निर्माण कौन करता है? उसके बाद में इसकी दूसरी कोशिकाएं हैं सैटेलाइट कोशिकाएं। सैटेलाइट कोशिकाएं हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया में उपस्थित न्यूरॉन को आलंबन प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि PNS है उसमें PNS की न्यूरॉन्स हैं उनको आलंबन प्रदान करने का या सपोर्ट प्रदान करने का कार्य वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं? सैटेलाइट कोशिकाएं हैं वो करती हैं। तो ध्यान रखेंगे अपन ने
पूरी न्यूरॉन की संरचना को डिटेल में पढ़ा है, उसके भागों के नाम पढ़े हैं। एक जगह मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया भी था कि न्यूराइड्स जो है अपन इसको प्रकार को अगर अपन बड़ी कक्षाओं के लिए पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रकार में कोशिका काय हो गया है, पहला प्रकार कोशिका काय या साइटोन हो गया है, और दूसरा इसके अंदर जैसे न्यूराइड्स, ठीक है। न्यूराइड्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो 3 मेजर संरचना है उनको पढ़ते हैं। पहला कौन सा हो गया अपना यहाँ पे डेंड्राइट, और दूसरा आपका हो गया एक्सॉन या एक्सोन, और थर्ड अपन ने यहाँ पे कोलेट्रल फाइबर है यानी कि कोलेट्रल फाइबर। तो ध्यान रखेंगे जो संपार्श्विक तंतु बना रहे हैं बाहर की तरफ वाले, तो इनको अपन जैसे डेंड्राइट हो गए हैं, दुर्माश्म हो गया है, एक्सोन तंत्रिका अक्ष हो गया, और कोलेट्रल यानी कि संपार्श्विक तंतु हो गया है। तो अपन इसका डिस्क्रिप्शन है वो इनके इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे 12 तक ये चलता है कि सीधे ही अपन इसको 3 पार्ट के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपसे तंत्रिका उत्तक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया दोनों के बारे में बताना होता है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ये अपना नर्वस टिश्यू है वो बनते हैं। तो न्यूरॉन की संरचना को अलग से भी पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट संरचना थी ये। अपन ने पिछले वीडियो में ब्रेन के जब अपन डिस्क्रिप्शन कर रहे थे तो वहां पे एक छोटी सी त्रुटि रही थी, हालांकि वो सामान्य है, कि उसके अंदर जो अपन फोरब्रेन का पार्ट पढ़ रहे थे वहां पे सेरिब्रम था, अपने सेरिब्रम को वहां पे अग्र मस्तिष्क लिख दिया था। हालांकि सेरिब्रम में अपन उसको लिख सकते हैं, वहां पे परम मस्तिष्क होना है, तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर लें। हालांकि बाकी सेरिब्रम वगैरह वो सब सही लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी अपन करते हैं आगे वाली वीडियो में। आशा है आपको ये जो क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही होंगी। कुछ अगर इनमें कुछ परिवर्तन करना हो, साउंड वाला है वो अपन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो स्पीकर वगैरह उनकी या जो वॉइस एनहांसर है उनकी व्यवस्थाएं अपन कर लेंगे। अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, या मुझे सीधे अपने नंबर पर कांटेक्ट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।